हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आपका स्वागत करता हूं। आइए आज एचसीएफ एंड एलसीएफ के कंसेप्ट को बारीकी से समझते हैं कि किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम को हम हल करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। आइए समझते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब क्या है? एचसीएफ का मतलब होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। इसको बोलते हैं इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक क्लियर है ये चीज? इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। और एक है एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। अब इसका हिंदी में क्या होता है? मौसो और लसो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। मौसो मतलब महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम ये जो समापवर्तक आ रहा है शब्द, इस समापवर्तक का क्या मतलब है, इस समापवर्तक को समझ लेते हैं। ठीक है ना? समापवर्तक होता क्या है? समापवर्तक मतलब होता है समान अपवर्तक। समापवर्तक का मतलब क्या होता है? समापवर्तक इसका मतलब होता है समान अपवर्तक। समान अपवर्तक इसका मतलब होता है समान अपवर्तक। अब ये समान अपवर्तक तो होगा, लेकिन अपवर्तक किसे कहते हैं? हम आइए समझ लेते हैं अपवर्तक को। तो अपवर्तक को हम अपवर्तक, गुणनखंड, गुणक या फैक्टर भी कहते हैं। अपवर्तक को किस नाम से जानते हैं? अपवर्तक को हम तो अपवर्तक कहेंगे ही। इसको गुणनखंड भी कहते हैं, गुणक भी इसी को कहते हैं, और इंग्लिश में इसे फैक्टर कहते हैं। इट मीन्स क्या हुआ? 12 के समापवर्तक क्या हैं? इसका यह मतलब हुआ, ये इस सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 12 के गुणनखंड क्या हैं, या 12 के गुणक क्या हैं, या फिर 12 के फैक्टर क्या हैं, है ना? तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका फैक्टर का मतलब, ये गुणनखंड का मतलब ये होता है हमारे पास, या अपवर्तक का मतलब होता है कि किस किस का भाग इस 12 में जाता है। किस किस का भाग इस 12 में जाता है? जैसे 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का जाता है। ये इसके अपवर्तक हो गए। अपवर्तक भी कहेंगे इसको, इसको गुणनखंड भी कहेंगे, और इसको गुणक भी कहेंगे, और इसको फैक्टर भी कहेंगे। क्लियर है पॉइंट? अपवर्तक या गुणनखंड, इनको हम काउंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर के गुणनखंडों को हम गिन सकते हैं, जबकि गुणज जो होंगे उनको नहीं गिन सकते। जो एलसीएम है उसके बारे में मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में एचसीएफ के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज़? ये सभी हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अपवर्तक कभी गुणनखंड पूछ देता है, कभी गुणक पूछ देता है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अपवर्तक, गुणनखंड और गुणक, ये फैक्टर सभी एक ही चीज़ है। क्लियर है चीज? जैसे हम ये कहते हैं कि 15 के अपवर्तक या 15 के गुणक क्या हैं, 15 के गुणनखंड क्या हैं। तो 15 के गुणनखंड का मतलब है कि इस 15 में किस किस का भाग जाता है। तो किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है और 15 का जाता है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हुए 15 के। कितने गुणनखंड हुए? 4 गुणनखंड हो गए। क्लियर है ये चीज? इसको हम क्या कहेंगे? गुणनखंड या फिर अपवर्तक या फिर कहेंगे गुणक या फैक्टर कहते हैं। क्लियर है? आओ देखिए आगे देखते हैं। अब यहां से देखो, गुणक हुआ या अपवर्तक हुआ, ये गुणक कहेंगे या फैक्टर कहेंगे। 12 के अपवर्तक क्या हैं? पहले अपवर्तक ढंग से समझ लेते हैं, तब समान अपवर्तक निकालेंगे। ठीक है ना, जिसे मौसो कहते हैं, मतलब समाप अपवर्तक कहते हैं ना, समान अपवर्तक। तो समान अपवर्तक बाद में करेंगे, पहले अपवर्तक निकाल देते हैं। 12 के अपवर्तक यानी 12 में किस किस का भाग जाता है। तो 1 है, 2 है और 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। क्लियर है पॉइंट? इसी तरह से 16 के अपवर्तक कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 4 है और क्या हमारे पास 8 है और 16 है। ठीक है जी। 20 में किस किस का भाग जाता है? 20 के गुणनखंड क्या है? इसको हम गुणनखंड भी कहते हैं। तो 20 के गुणनखंड क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है,
10 है और 20 है। ये इसके गुणनखंड है। इसी तरह से 36 के गुणनखंड कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 9 है, 12 है और हमारे पास 18 है और 36 है। क्लियर है बात? और इसी तरह 9 के गुणनखंड कौन कौन है? 9 के अपवर्तक कौन कौन है? 9 के अपवर्तक है 1, 3 और 9। ये इसके अपवर्तक हैं। ये क्लियर बात हो रही है। आइए देखते हैं आगे। अब यहां से देखिए, इसने कहा है 16 तथा 24 के समान अपवर्तक लिखिए। समापवर्तक लिखिए, समापवर्तक। अब जो तो महत्तम नहीं बोला इसने, केवल समापवर्तक बोला है। समान अपवर्तक लिखिए। ध्यान से देखो, पहले 16 के लिख लेते हैं। 16 के कौन कौन है? 1, 2, 4, 8 और 16। क्लियर है पॉइंट? 24 के देखिए जरा, 24 के क्या क्या है? 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये 24 के। अब इन्होंने कहा है समान अपवर्तक। समान अपवर्तक, तो समान कौन कौन है? एक ये है, एक ये है, एक ये समान है और एक ये समान है। ये समान अपवर्तक है। तो हम क्या लिखें? समान अपवर्तक। समान अपवर्तक, ठीक है ना? अपवर्तक हम ये लिख सकते हैं। समान अपवर्तक क्या क्या हमारे पास? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। क्लियर है ये चीज? क्लियर हो रही बात? अब कह रहा है 24 और 30 का महत्तम समापवर्तक, जिसको हम मौसो कहते हैं। इसको तो मौसो कहते हैं। क्लियर है? जिसको HCF भी कहते हैं। तो ये कैसा फंडा है देखिए जरा। 24 के पहले देखो, 24 के समापवर्तक, अपवर्तक निकाल दो पहले। 24 के अपवर्तक, 24 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। क्लियर है ये चीज? इसी तरह से 30 के अपवर्तक कौन कौन है? 30 के अपवर्तक है 1, 2, 3, 5, 6 और 15 और 30। ठीक है ये चीज? ये अपवर्तक है। अब यहां पर देखिए, इन्होंने कहा है हमको समान महत्तम। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, महत्तम मतलब सबसे बड़ा समान अपवर्तक, जो दोनों में एक जैसा हो, समान हो, एक जैसा हो, वही इसका मौस होगा। ये दोनों हैं, ये भी एक जैसे, ये भी एक जैसे हैं और 6 भी एक जैसा है। इसका मतलब ये एक जैसा सबसे बड़ा आ रहा है 6। इसका मतलब इस 6 को क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्तक, यानी मौसो। क्या कहेंगे इसको? मौसो। महत्तम समापवर्तक क्या कहेंगे? 6 कहेंगे। यानी इसको HCF भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? HCF। क्लियर है? हो रही बात पॉइंट? अब बात आती है ये HCF की जरूरत क्यों पड़ी? कैसे समझाएं बच्चों को कि HCF क्यों जरूरत पड़ी और क्या करना है इस HCF का? तो इस मौसों का प्रयोग कहाँ होता है, इस पे कैसे समझ हम बना सकते हैं? बच्चों की समझ बनानी है तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बालक है, कक्षा 5 का है ना। उसको क्या हुआ कि उसके घर में दूध आता है सुबह और शाम को। तो सुबह जो दूध आता है वो 12 लीटर आता है और शाम को दूध आता है वो 18 लीटर आता है। सुबह दूध कितना आता है? 12 लीटर। यहाँ लिख लेते हैं 12 लीटर, ठीक है। और शाम को दूध आता है 18 लीटर। क्लियर है? ये 12 लीटर आता है, ये 18 लीटर आता है दूध। अब वो बालक परेशान हो गया कि वास्तव में ये जो दूध देने वाला, ये सही दूध भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं ज़रा इसको नापता हूँ। तो उसके पास क्या था? 5 लीटर बर्तन था, 5 लीटर का बर्तन था। तो उसने देखा कि 5 लीटर का मैं कैसे नापूँ, ये तो हो ही नहीं रहा। 5 लीटर के 2 नापे, फिर 2 बच रहे, इस पे भी नहीं हो पा रहा। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि आखिर मैं ऐसा कौन सा बर्तन लूँ तो दोनों को नाप सकूं। आखिर मैं ऐसा कौन सा बर्तन लूं जिससे मैं इन दोनों को नाप सकूं। तो देखिए जरा उसने क्या दिमाग लगाया। उसने यह दिमाग लगाया, उसके घर में बर्तन, उसके जो दूध आता था वो 12 लीटर, और जो दूध आता था वो 12 लीटर और 18 लीटर दूध आता था, है ना। और उसके घर में जो है 5 लीटर का डब्बा था।
तो ये नापना चाह रहा था 12 लीटर, वो सही दूध दे रहा है कि नहीं दे रहा है मेरे को बल। तो पहले 5 लीटर से नापा तो पूरा नाप नहीं पाया। इसने 18 लीटर को नापा, वो भी 5 लीटर के डब्बे से नहीं नाप पाया। तो क्या करे अब? तब उसको समझ में आया कि गुरुजी ने स्कूल में पढ़ा रखा है महत्तम समापवर्तक, है ना। तो महत्तम समापवर्तक का कंसेप्ट अपवर्तक से आया। तो उसने सोचा मैं इन दोनों के अपवर्तक निकाल देता हूँ। तो 12 का अपवर्तक निकाला। 12 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 और 12। और फिर इसने 18 का अपवर्तक निकाला। 1 2 3 6 9 और 18। अब बोला उसने कि ऐसा कौन सा डब्बा है जिससे मैं दोनों को नाप सकूं। तो उसने बड़ा सा बड़ा, ये देखो क्या है, बड़ा सा बड़ा 6, यानी 6 लीटर का अगर डब्बा लेता है तो 6 लीटर से 12 लीटर को भी नाप सकता है और 18 लीटर को भी नाप सकता है। क्लियर है? ये बच्चे के समझ में आ गया कि HCF कहाँ यूज होता है। क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं, देखिए जरा। अब क्या होता है, हम जब HCF और LCM को करते हैं तो ये मेथड तो लंबा मेथड है। तो ये सबसे सरल मेथड है अभाज्य गुणनखंड का मेथड, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एक छोटी संख्या 12 लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? जो अभी जो मेथड हमने किया वो सबसे सरल मेथड तो सरल है, लेकिन उसे करना अगर बड़ी संख्या दे देते हैं तो उसके गुणनखंड बनाना मुश्किल है। फिर जैसे हमने 80 दे दिया, ये 60 दे दिया, इनका गुणनखंड बनाना मुश्किल है। तो इसलिए इन बड़ी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड एक विधि है। तो ये देखो 12 का अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, हमने ये देखना, जब तक यहाँ सम संख्या दे रखी है तब तक बाहर 2 लिखना है। 2 का पहाड़ा 12 में पढ़ो, 2 छक्का 12। जब तक सम संख्या है तब तक बाहर 2 लिखना है। 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ो, 2 3 6। अब यहाँ 3 आगे विषम संख्या आ गई तो 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, जब तक कि यहाँ 1 नहीं आ जाती। तो इस 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। क्यों बोला इसको अभाज्य गुणनखंड? क्योंकि सारी अभाज्य संख्याओं का गुणा हो रहा है। सारी अभाज्य संख्याओं का गुणा हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 3 12 अभाज्य संख्याओं का गुणा हो रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसी तरह से 50 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, जरा लिखते हैं इसके 50 के अभाज्य गुणनखंड। यहां से देखिए, हमने यहां 50 लिखा और इसके अभाज्य गुणनखंड किया हमने, ठीक है। जब तक सम संख्या तब तक 2 लिखा, यहाँ 25 आया। अब ये विषम संख्या आ गई तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, तो 5 का जा रहा सीधा। 5 पंजी 25। अब फिर 5 आए, 5 का भाग गया एक बार, 1 आ गया लास्ट में। तो यानी 50 के अभाज्य गुणनखंड जो बने 2 × 5 × 5 बना। तो ये देखो सारे अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो रहा है, सारे अभाज्य संख्याओं को गुणा करके 50 आ रहा है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्लियर पॉइंट? अब इसी बेस पे जब अभाज्य गुणनखंड करना हम बच्चों को सिखा सकते हैं, वो सीख जाते हैं, उसके बाद HCF करना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए जरा अब कैसे। अब यहां से देखिए जरा, हम ये कह सकते हैं कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह और गलत उत्तर पर गलत का चिन्ह लगाइए। जरा देखते हैं, ठीक है। 36 के अभाज्य गुणनखंड 9 × 4 है, क्या ये सही है? देखिए जरा, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्या ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में अपने और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। तो इस संख्या में 9 में तो 3 का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य है ही नहीं। और ये तो सम संख्या है, सम संख्या में 2 के अलावा सारी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। इस 4 में 2 का भाग जाता है, इसलिए ये भी भाज्य है, ये अभाज्य नहीं, इसलिए ये आंसर गलत है। क्लियर पॉइंट? 62 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 है, क्या ये सही है? अभाज्य तो है ये, लेकिन क्या इन दोनों का गुणा करके 62 हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। क्लियर है चीज? 18 के अभाज्य गुणनखंड इतने हैं, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, है? क्या इनका गुणा करके इतना है? 3 × 9 दूनी 18, बिल्कुल सही है। क्लियर पॉइंट? 35 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 हैं, 3 × 5, क्या सही है? अभाज्य संख्या तो दोनों है, लेकिन 3 पंजे 15 होता है, ये गलत हो रहा है, 35 नहीं होता है ना।
और 40 के अभाज्य गुणनखंड इतना है। क्या ये सही है? तो 40 देखो, 5 चौको 20, दून 40, गुणा तो हो रहा है। ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है ना, ये भाज्य संख्या, इसलिए ये गलत है। ये अभाज्य संख्या का गुणा नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब यहां से देखिए, ये कहा है हमको, ये क्या कह रहा है हमको, मौसो ज्ञात कीजिए। मौसो यानी कि महत्तम समापवर्तक, है ना। अभी तक तो आपने जो मेथड देखा, अपवर्तक जो सिस्टम देखा, तो वो लंबा पड़ता है। अब 14 और 42 का जो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, मौसो निकालेंगे, वो अभाज्य गुणनखंड मेथड से किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 14 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 14 का अभाज्य गुणनखंड कर दो जरा। जब तक सम संख्या तब तक 2, 2 सता 14, 2 सता 14 आया। अब ये विषम संख्या आ गई, तो इसका मतलब अब 7 सीधा, क्योंकि 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, सीधा 7 का भाग जाएगा। 7 एकम 7। तो ये 14 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 7 आया। अब 42 को देखो जरा, 42 के अभाज्य गुणनखंड करिए जरा। 42 के देखिए जरा, 2 से 2 21 की 42, 21 बार आया। अब क्या ये सम संख्या नहीं है, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो किसका भाग जाएगा? हम 3 का भाग देखते हैं, इसमें 3 का भाग जाता है। 3 सता 21, ठीक है ये चीज़। अब इसमें 7 का भाग जाता है भाई, 7 एकम 7। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ देखो, हम लिखने 14 बराबर 14 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे, 2 × 7 आए थे, 2 × 7 आया। अब ये हमारे पास 42 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 × 3 × 7 आए। क्लियर है बात? अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, समान समान समान, ये देखो समापवर्तक, समान ये लिखो, जो भी समान है, कॉमन है जो। क्लियर? ये दोनों कॉमन है, तो यानी कि इसका HCF जो आएगा वो आएगा 2 × 7, इसका मतलब है 14। ठीक है चीज़। अब कैसे पता लगा हमें 14 आंसर सही है? 14 का पाड़ा 14 में भी जाता है और 14 का पाड़ा 42 में भी जाता है। 14 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को नाप सकता है। क्लियर है ये चीज़? अब इसी तरह इस तीसरे क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो जरा। इसी तरह से अब सबसे पहले 28 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 28 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो यहाँ से देखिए 28 को क्या लिखेंगे, 2 से 2 जरा, 14 की 28, फिर सम संख्या आ गई, 2 से 2 जरा, 2 सता 14। अब 7 बच गया, विषम संख्या बच गए ना, तो इसको हम 7 से कर सकते हैं, 7 एकम 7। क्लियर है पॉइंट? अब इसी तरह 48 का करो जरा अभाज्य गुणनखंड। 48 का करते हैं, जब तक सम संख्या तब तक 2 लिखना है, तो 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से करो, सम संख्या है, 2 12 की 24, फिर 2 से करो जरा, 2 छक्का 12, फिर 2 से करो, 2 3 6। अब विषम संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 एकम 3। क्लियर है पॉइंट? अब इसी तरह से हम 64 का करेंगे। देखो जरा 64 का देखो, सबसे पहले 2 से कितनी बार गया, 32 बार, फिर 2 से कितनी बार गया, 16 बार, फिर 2 का पहाड़ा 16 में 8 बार, फिर 2 का पहाड़ा 8 में कितनी बार, 4 बार, और 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार, और 2 का पहाड़ा 2 में 1 बार। क्लियर है? ये लिखा हमने। अब हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि अब हम सबसे पहले लिखते हैं 28 बराबर क्या है हमारे पास, 28 बराबर आया 2 × 2 × 7 आया। फिर 48 बराबर क्या है, 48 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 48 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 2 कितनी बार है, 4 बार है, 2 कितनी बार है, 4 बार है, × 3। क्लियर है चीज़? अब 64 के अभाज्य गुणनखंड देखो जरा, 64 की 1 2 3 4 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार, और इंटू क्या है, 1 2 3 4 5 6 बार है, इंटू 6 × 2। क्लियर है चीज़?
अब हमने क्या करना है, इसका कॉमन देखना है, जो एक जैसा हो, ऊपर 2 नीचे 2 इसमें भी 2, यानी ये वाला 2, एक तो ये हो गया, फिर से 2 2 2 फिर से 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, 7 है। अब यहाँ 2 2 है, इस पे भी 2 2, लेकिन इसमें कॉमन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इनका सबका HCF क्या है, 2 × 2। इसका मतलब जो हम HCF लिखेंगे, जो हम HCF लिखेंगे, किसका HCF, 28 48 और 64 का। 28, ये 28 48 तथा 64 का HCF जो आएगा वो कितना आएगा, 2 × 2 आएगा, यानी कि 4। ठीक है चीज़, यानी कि 4 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को नाप सकता है, तीनों को काट सकता है। 4 7 28, 4 12 अंकी और 4 16 अंकी। क्लियर है बात। इसी तरह से ये अगला क्वेश्चन है, ये आपने करना है। इसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, HCF इसका क्या आया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको। इसके बाद LCM है, LCM को अगली वीडियो में बनाते हैं, वीडियो में LCM पर चर्चा करते हैं। तब तक देखिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।